हेलो दोस्तों, राम राम। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बोले थे कि आगे के वीडियो में मैं प्रेम आश्रय शाखा पर ही बोलूँगी। तो प्रेम आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं और यह अमेठी के निकट जायस नगर के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें जायसी कहते थे। शुक्ल जी ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते थे। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, और इनकी प्रसिद्धि का आधार यही पद्मावत ही है। सूफी कवियों ने शुद्ध लौकिक प्रेम कहानियों की जो परंपरा चल रही थी उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में डाल करके इतनी सफाई के साथ गढ़ा कि यह प्रतीकात्मक होती गई और उन्हीं प्रतीकों में दोहरापन होता चला गया जो प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों का भेद प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों ही प्रतीक अपनी कथाएं उपलब्ध कराते हैं। सूफी परंपरा के पहले कवि जो है वो मुल्ला दाऊद हुए हैं। इनकी रचना थी चंदायन, जिसका रचना काल 1379 ईस्वी माना गया है। चंदायन की कहानी पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक और उनकी पत्नी मैना, उनकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। चंदायन की भाषा जो है वो परिष्कृत अवधी है। प्रेमाश्रय शाखा के एक अन्य प्रसिद्ध सूफी कवि रहे हैं कुतुबन। कुतुबन ने मिर्गावत की रचना की है। 1503 या 4 ईस्वी इसका समय काल माना गया है। इसकी नायिका जो है वो मृगी नायिका है, जिस पर मोहित होकर के निकलते हैं नायक, और अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा नायक मारा जाता है। उसी कथा का वर्णन है और यह इसकी भाषा जो है वह प्रवाहमयी है और अनेक रूढ़ियों से ग्रस्त भी है। अब आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी पर। मलिक मोहम्मद की जो रचना है पद्मावत, यह ऐतिहासिक भी है और इसमें कल्पना का समाहार भी है। तो इतिहास की दृष्टि से देखें तो चित्तौड़ आते हैं। चित्तौड़ के राजा जो हैं राजा रतन सेन हैं, उनका युद्ध खिलजी के साथ हुआ था, जिसे ऐसी कहानियाँ बनी हैं कि वह पद्मावती के सुंदरता को सुन करके मोहित हुआ था और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ही उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसमें वह विजयी भी हुआ था। उसके बाद गोरा बादल की कथा चलती है, जो कैसे जो है कि स्त्री वेश में जाते हैं 800 सैनिक और दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं, वहाँ अटैक करते हैं और पद्मावती को कैसे लेकर के चित्तौड़ आते हैं। तो इसमें इसकी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने कल्पना के बड़ी ही कुशलता के साथ कल्पना और इतिहास का मिश्रण किया है, जिसमें खिलजी जो है वो अटैक करता है और उसी का युद्ध वर्णन भी है। और कथानक शुरू होती है रतन सेन से, जो अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ करके योगी बन करके पद्मिनी की खोज में निकल जाता है। पद्मावत का आदि से अंत तक मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा ही व्यंजित करता है, जिसमें हीरा मनसुख शुरू में ही कहता है, छार उठाई लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। कवि ने कौशल से मार्मिक व्यंजना की है। पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है और अलाउद्दीन के लिए वह मुट्ठी भर धूल के समान है। पद्मावत का कथानक बहुत ही सुगठित है और इसमें नगर वर्णन, षड ऋतु वर्णन, नागमती का 12 मासा वियोग वर्णन, नक्षिक वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक करुणा दृश्य भी उपस्थित करती है। नागमती वर्णन के द्वारा उस समय मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की स्थिति कैसी थी उसको भी जायसी ने नागमती के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। नागमती का जो विरह वर्णन है 12 मासा के रूप में बहुत ही सुंदर है, जिसमें वह आम औरत की तरह कहती है कि पति परदेश चले गए हैं और बरसात का समय है, हमारा घर चू रहा है, इसको छाने वाला कोई नहीं है। उसी का वर्णन कविता के रूप में है। पूर्वा नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हव बिनु नाही मंदिर को छावा, बरिसय मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैना चुवही जसी जोरी। पहले समय में गांव में थपुआ और खपरैल से कच्चे घर बनाए जाते थे, तो जो होता था थपुआ से छाए जाते थे और नरिया से
और ये जो कॉर्नर का होता था घरों का, वो पानी गिरने के लिए नरिया से बनाया जाता था। तो बरसात के दिनों में जैसे नरिया से पानी इकट्ठा होकर तेजी से गिरता है, वैसे ही पद्मावती के नयनों से जो है वो वियोग में अश्रुधारा बह रही है। यहाँ पे उपमा अलंकार जयसी जी ने दिया है, दृष्टांत दिखाया है उपमा का। तो जो पद्मिनी है वह परम सत्ता की प्रतीक यहाँ पर है। अगर हम सूफी दृष्टि से देखें तो पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है, रत्नसेन जो है वो साधक हैं और राघव चेतन जो है वो शैतान है। तो यह कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ ही साथ अलौकिक धरातल पर भी चल रही है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जा सकता है। पद्मावत की भाषा शैली, पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। विशुद्ध अवधि सहज रूप में मिलता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग ना के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्व प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है और के द्वारा ही अतिशयोक्ति के द्वारा ही यह भाव सत्य का रूप खींचते हैं। इसीलिए उनकी जो है वो कथाएं अत्यंत मार्मिक हो गई हैं। तो ये है पद्मावती की कथा और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित रचना। और निर्गुण काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं उस समय में, चाहे वो ज्ञानाश्रयी संत हों चाहे प्रेमाश्रयी संत हों। जैसे लीलावाद या अवतारवाद का इन संतों ने खंडन किया, दोहा चौपाई लोक प्रचलित छंदों का प्रयोग किया। सूफी कवियों में साहित्य की आत्मा जो है वो शुद्ध भारतीय है। अधिकांश कवि अवर्ण हैं क्योंकि इन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी। और मसनवी शैली का प्रयोग है। मसनवी का मतलब होता है कि सर्गबद्ध रचनाएं नहीं हैं। और हेतुत्व प्रेक्षा का प्रयोग का एक सुंदर उदाहरण हम देख सकते हैं पद्मावत में, जो 12 मासा से लिया गया है। पीयू से कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनि बिरह जरि मोई, ते ही का धुआं हम लाग। धन्यवाद।